हाय, मेरा नाम है चार्ली और आपका इस चैनल पर स्वागत है। ऐसी कहानियां हैं जो दिमाग हिला दें। सब्सक्राइब कर दो, वरना अगली कहानी नहीं मिलेगी। बस अब कहानी शुरू करते हैं। मैं अजित बंदोपाध्याय और जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं वो मेरी जिंदगी की सबसे अजीब और सबसे भयानक जांचों में से एक थी। ये उन मामलों में से है जिसे सुनने के बाद आप रात में अकेले सोने से डरेंगे, पर साथ ही ये उन मामलों में से है जिसने मुझे सिखाया कि इंसानी दिमाग कितना घातक हथियार हो सकता है। बात उन दिनों की है जब ब्योमकेश और मैं अभी बैरकपुर वाले बंगले में रहते थे। उम्र दोनों की 30 के आसपास थी। ब्योमकेश पैसे से ही अपराध जगत में एक नाम बन चुका था और मैं उसका छाया था, उसकी बुद्धि का प्रशंसक, उसके तर्कों का श्रोता और अक्सर उसके खतरनाक सफरों का सहभागी। एक दिन, मैं ठीक ठीक तारीख नहीं बता सकता, पर महीना नवंबर का था। ठंड अभी पूरी तरह नहीं आई थी। हम दोपहर में बैठे चाय पी रहे थे। ब्योमकेश एक पुरानी संस्कृत की पांडुलिपि पलट रहा था और मैं बंगाली अखबार आनंद बाजार में छपी एक खबर पढ़ रहा था। तभी बाहर एक मोटर गाड़ी के आने की आवाज हुई। गाड़ी का हॉर्न बजा, 3 छोटी छोटी बीप। ब्योमकेश ने सिर उठाया, मुस्कुराया और बोला, अजित, लगता है कोई बड़ा मामला है। हॉर्न बजाने के अंदाज से लगता है पुलिस वाला है। मैंने दरवाजा खोला। सामने खड़ा था इंस्पेक्टर सत्येंद्र नाथ बसाक। वो हमारे पुराने जानने वाले थे। कई केसों में हमने साथ काम किया था, पर उस दिन उनका चेहरा मैंने पहले कभी इतना बेदम नहीं देखा था। उनकी आंखों में एक अजीब सी घबराहट थी, मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। वो अंदर आए। ब्योमकेश ने उन्हें बैठाया, चाय का कप बढ़ाया, फिर पूछा, क्या बात है सत्येंद्र बाबू, इतने उदास क्यों? सत्येंद्र बाबू ने एक लंबी सांस ली, फिर बोले, ब्योमकेश बाबू, इस बार मामला बिल्कुल अलग है। मैंने अपनी सारी उम्र में ऐसा केस नहीं देखा। आपको बिना बताए काम नहीं चलेगा। ब्योमकेश ने अपनी पांडुलिपि बंद की। उसकी आंखों में वो चमक आ गई जो हमेशा किसी रहस्य की गंध मिलने पर आ जाती थी। उसने कहा, बताइए। डॉक्टर सत्येंद्र बाबू ने अपनी जेब से एक तस्वीर निकाली। तस्वीर में एक बुजुर्ग सज्जन थे, सफेद बाल, गोरा रंग, चेहरे पर शांत मुस्कान। ब्योमकेश ने तस्वीर देखी, फिर पूछा, ये कौन है? डॉक्टर हरनाथ सेनगुप्ता, कोलकाता के सबसे बड़े सर्जनों में से एक, और कल रात उनकी हत्या हो गई। ब्योमकेश की भौएं ऊपर हुईं। कैसे? डॉक्टर सत्येंद्र बाबू ने फिर सांस ली। यही तो सबसे अजीब बात है। डॉक्टर साहब अपने घर के अंदर एक कमरे में मरे पाए गए। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़कियां भी अंदर से बंद थीं, कोई रास्ता नहीं, और फिर भी उनका गला कटा हुआ था। बंद कमरे की हत्या? मैं चौंक कर बोला। डॉक्टर सत्येंद्र बाबू ने सिर हिलाया। बिल्कुल, दरवाजे पर अंदर से कुंडी लगी थी, खिड़कियों पर ग्रिल लगी थी और वो भी अंदर से बंद थी। अंदर सिर्फ एक मेज थी, एक कुर्सी और एक अलमारी, कोई छिपने की जगह नहीं, और फिर भी हत्यारा कमरे में घुसा, गला काटा और गायब हो गया, बिना दरवाजा खोले, बिना खिड़की खोले। ब्योमकेश खड़ा हो गया। उसने अपनी टोपी उठाई। चलिए सत्येंद्र बाबू, मैं ये कमरा देखना चाहता हूं। मैं भी उठा। हम तीनों उसी मोटर गाड़ी में बैठकर कोलकाता के उत्तर पश्चिमी इलाके की तरफ चल पड़े। डॉक्टर हरनाथ सेनगुप्ता का घर शहर के एक सुनसान पुराने इलाके में था, बलराम बोस घाट रोड पर। यह इलाका अब थोड़ा पुराना पड़ चुका था। बड़े बड़े पुराने बंगले थे जिनके अंदर कभी बंगाल के रईस रहा करते थे, पर अब अधिकतर बंगले खाली पड़े थे या फिर किराए पर चल रहे थे। डॉक्टर सेनगुप्ता का बंगला शांति कुंज उन्हीं में से एक था। 3 मंजिला, लाल ईंटों का बना, आंगन में एक पुराना बरगद का पेड़। बंगले के आसपास की दीवार काफी ऊंची थी। बाहर एक लोहे का गेट था जो इस समय खुला था और उस पर पुलिस के पहरे थे। हम अंदर घुसे। बगीचा सूख चुका था, पत्तियां फर्श पर बिखरी पड़ी थीं। घर के अंदर जाने के लिए पत्थर की सीढ़ियां थीं। सत्येंद्र बाबू ने हमें सीधा उस कमरे की तरफ ले जाया जहां हत्या हुई थी। वो कमरा था डॉक्टर साहब का अध्ययन कक्ष, दूसरी मंजिल पर। कमरे के बाहर एक छोटा सा बरामदा था और उस बरामदे से 2 और कमरे खुलते थे, पर हम उस पल सिर्फ अध्ययन कक्ष पर ध्यान दे रहे थे। दरवाजा भारी सागवान की लकड़ी का, बीच में एक ताला लगा था और ताले के ऊपर एक कुंडी थी। जब हम वहां पहुंचे तो दरवाजा खुला था। पुलिस ने खोल दिया था लाश निकालने के बाद, पर सत्येंद्र बाबू ने हमें बताया कि जब लाश मिली थी तब दरवाजा अंदर से कुंडी लगाकर बंद था। कुंडी टूटी नहीं थी। नहीं,
बिल्कुल सही हालत में थी, दरवाजे के फ्रेम से लगी हुई। ब्योमकेश दरवाजे के पास गया, उसने कुंडी देखी, ताले की की होल देखी, फिर दरवाजे के कब्जों को देखा। सब कुछ ठीक था। उसने कहा, अब कमरे के अंदर चलते हैं। हम अंदर घुसे। कमरा लगभग 12 गुणा 15 फीट का था। एक दीवार पर बड़ी खिड़की थी, लकड़ी के फ्रेम और शीशे वाली। खिड़की के बाहर लोहे की ग्रिल थी, पुरानी पर मजबूत। ग्रिल की सलाखों के बीच में एक बिल्ली भी मुश्किल से घुस पाती। खिड़की का कुंडा अंदर की तरफ था और वो भी बंद था। कमरे के बीच में एक बड़ी लकड़ी की मेज थी। उस पर किताबें, एक स्याही की बोतल, एक कलम और एक मोमबत्ती रखी थी। मेज के पास एक कुर्सी, उल्टी हुई, मानो कोई अचानक उठकर भागा हो। फर्श पर खून के धब्बे थे, बहुत सारे। लाश को हटा लिया गया था, पर खून के निशान बताते थे कि शरीर मेज के पास ही गिरा था। ब्योमकेश ने पूरे कमरे का निरीक्षण किया। वो दीवारों को टटोला, फर्श पर घुटनों के बल बैठा, छत को देखा। उसने हर इंच को जांचा। फिर वो खड़ा हुआ और बोला, कोई गुप्त दरवाज़ा नहीं, कोई सुरंग नहीं, छत में कोई रास्ता नहीं, फर्श में कोई खोल नहीं, ये कमरा पूरी तरह बंद है। सत्येंद्र बाबू ने कहा, यही तो मैं कह रहा था। फिर हत्यारा आया कहाँ से और गया कहाँ? ब्योमकेश ने कहा, हत्यारा कहीं से आया ही नहीं, या फिर वो पहले से ही कमरे के अंदर था। मैं चौंका, मतलब क्या आप कह रहे हैं कि डॉक्टर ने खुदकुशी की? ब्योमकेश ने सिर हिलाया, नहीं, गला कटा है। अपना गला खुद काटना असंभव है। इतना गहरा घाव वो खुद नहीं कर सकता था, इसलिए ये हत्या है। और अगर दरवाज़ा अंदर से बंद था तो हत्यारा या तो किसी चाल से दरवाज़ा बंद करके निकल गया, या फिर वो अभी भी इसी घर में छिपा है। सत्येंद्र बाबू का चेहरा पीला पड़ गया। हमने पूरे घर की तलाशी ले ली है, कोई नहीं मिला। ब्योमकेश ने कहा, तो फिर चाल है। चलिए, मुझे सारे सबूत दिखाइए। डॉक्टर के परिवार और घर के लोगों से मिलवाइए। मुझे हर चीज़ जाननी है, उनकी आदतों से लेकर उनके दुश्मनों तक। हम बाहर बरामदे में आए। वहां डॉक्टर हरनाथ सेनगुप्ता के परिवार के लोग इकट्ठे थे। मैं उनका परिचय देता हूं। पहले श्रीमती नलिनी सेनगुप्ता, डॉक्टर साहब की पत्नी, उम्र लगभग 55 वर्ष, बहुत शांत और संयमित महिला। आंखों में आंसू थे, पर वो रो नहीं रही थी। वो सीधे खड़ी थी, जैसे अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही हो। दूसरे श्रीमान प्रभात सेनगुप्ता, डॉक्टर साहब के बड़े बेटे, उम्र 35 के आसपास। वो अपने पिता की ही तरह डॉक्टर था, पर प्रैक्टिस अलग से करता था। वो लगातार इधर उधर घूम रहा था, बहुत बेचैन लग रहा था। वो बार बार कह रहा था, पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी, उन्हें मैंने पहले ही बता दिया था कि पिताजी को खतरा है। तीसरे श्रीमान अरुण सेनगुप्ता, छोटा बेटा, उम्र 28 वर्ष। वो अपने पिता की नर्सरी के बिजनेस को संभालता था। वो अपने भाई से बिल्कुल अलग था, शांत, दूर रहने वाला, और उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। वो कोने में बैठा था और किसी से कुछ नहीं कह रहा था। चौथी श्रीमती मालती चटर्जी, डॉक्टर साहब की बेटी, उम्र 32 वर्ष। वो अपने पति के साथ आई थी। वो काफी भावुक थी, रो रही थी और बार बार अपने पिता के कमरे की तरफ देख रही थी। पांचवें बैजनाथ, नौकर, उम्र 60 के करीब। वो इसी घर में पिछले 40 सालों से काम कर रहा था। वो डॉक्टर साहब का सबसे भरोसेमंद नौकर था। हत्या वाली रात उसी ने सबसे पहले लाश देखी थी। ब्योमकेश ने सबसे पहले बैजनाथ को बुलाया। बैजनाथ, तुम ही बताओ, कल रात क्या हुआ था, सबसे शुरू से। बैजनाथ ने हाथ जोड़े। उसकी आवाज कांप रही थी। बाबू, रात के करीब 9 बजे डॉक्टर साहब अपने अध्ययन कक्ष में गए। उनकी आदत थी, रोज रात को वो अकेले बैठकर किताबें पढ़ते थे। मैंने उनके लिए चाय का कप रख दिया था। फिर मैं नीचे चला गया। रात के ठीक 10:30 बजे डॉक्टर साहब ने घंटी बजाई। वो घंटी मेरे कमरे में लगी है। मैं ऊपर गया। दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैंने आवाज़ दी, साहब। कोई जवाब नहीं आया। मैंने फिर आवाज़ दी, फिर भी कोई जवाब नहीं। तब मैंने बाहर से आवाज़ लगाई, साहब, दरवाज़ा खोलिए। तभी मैंने देखा दरवाजे के नीचे से खून बह रहा था। दरवाजे के नीचे से? पूछा। हाँ बाबू, पतली सी धार। मैं घबरा गया। मैं नीचे भागकर बड़े बाबू प्रभात को बुलाया। वो आए, फिर हमने दरवाज़ा तोड़ा। अंदर देखा तो साहब खून से लथपथ पड़े थे। दरवाज़ा तोड़ने से पहले क्या तुमने कोशिश की थी कुंडी खोलने की? हाँ बाबू, पर कुंडी अंदर से लगी थी। दरवाजे की दरार से हाथ डालकर भी नहीं पहुंच सकते थे। ब्योमकेश ने सिर हिलाया। फिर उसने प्रभात से पूछा, आप कब आए थे? प्रभात ने कहा,
मैं अपने कमरे में था, जो इसी मंजिल पर है, 2 कमरे छोड़कर। मैंने बैजनाथ की चीख सुनी तो मैं दौड़कर आया। क्या आपने कोई और आवाज सुनी? कोई शोर? नहीं, सब शांत था। ब्योमकेश ने अरुण से पूछा, और आप? अरुण ने धीरे से कहा, मैं नीचे बैठा था, बगीचे में। मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। ब्योमकेश ने फिर उस कमरे में जाकर एक बार और हर चीज देखी। मैं उसके साथ था। मैंने पूछा, ब्योमकेश, आपको कुछ मिला? उसने कहा, हाँ अजित, एक चीज गलत है। यहां पर हर कोई कुछ ना कुछ छुपा रहा है। कैसे पता? उसने मुझे मेज पर रखी मोमबत्ती दिखाई। देखो, ये मोमबत्ती आधी से अधिक पिघल चुकी है, लेकिन डॉक्टर साहब रात 9 बजे अंदर आए और 10:30 बजे लाश मिली। 1.5 घंटे में इतनी मोमबत्ती नहीं पिघलती। इसका मतलब है ये मोमबत्ती बहुत पहले से जल रही थी, शायद 2-3 घंटे से। तो डॉक्टर साहब रात 9 बजे आए, ये बैजनाथ कहता है, लेकिन अगर मोमबत्ती 3 घंटे पहले से जल रही थी तो कोई और इस कमरे में था, शायद उनके आने से पहले भी। फिर उसने मुझे दरवाजे के ताले की तरफ ले जाकर कहा, और देखो, इस ताले में चाबी अंदर की तरफ डाली हुई है। मतलब जब दरवाजा अंदर से बंद था तो चाबी अंदर ही थी, पर कुंडी भी लगी थी। तो हत्यारे ने दरवाजा बंद करने के बाद कुंडी कैसे लगाई? अगर वो अंदर से गया होता तो वो कुंडी लगा सकता था, लेकिन फिर वो बाहर कैसे आया? अगर वो बाहर से गया होता तो कुंडी नहीं लगा सकता था। मैं उलझन में था। तो फिर हल क्या है? ब्योमकेश ने कहा, हल ये है कि हत्यारे ने किसी ऐसे तरीके का इस्तेमाल किया जिसके बारे में हमने अभी तक सोचा ही नहीं। चलो, सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि किसे मिल सकता था डॉक्टर साहब की मौत से फायदा। हम बाहर बरामदे में लौटे। ब्योमकेश ने सभी को इकट्ठा किया। उसने कहा, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, कृपया सच सच जवाब दें। पहला सवाल, नलिनी सेनगुप्ता से। आपके पति का कोई दुश्मन था? नलिनी देवी ने धीरे से कहा, डॉक्टर साहब तो सबके प्रिय थे, पर उनके काम के सिलसिले में कुछ मरीज नाराज रहते थे। कोई सर्जरी ठीक नहीं हुई तो कोई रिश्तेदार गाली देने आ जाता था, पर इतना बड़ा दुश्मन? नहीं, मुझे नहीं पता। पैसों का कोई मामला? नलिनी देवी ने आंखें झुका लीं। हमारी पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। डॉक्टर साहब ने बहुत सारे लोगों को कर्ज दिया था, पर कोई उन्हें वापस नहीं कर रहा था। ब्योमकेश ने प्रभात से पूछा, आपने कहा कि आपको पता था कि आपके पिता को खतरा है, क्यों? प्रभात ने कहा, पिछले 1 महीने से पिताजी को धमकियां मिल रही थीं। कोई फोन पर कहता था, तुम्हारा खून बहा दूंगा। पिताजी ने मुझे बताया था। मैंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने को कहा, पर उन्होंने मना कर दिया। कहते थे, बस कोई मजाक कर रहा है। वो धमकी कौन दे रहा था, कोई अंदाजा? प्रभात ने अरुण की तरफ देखा, फिर बोला, मुझे लगता है कोई मरीज था जिसकी सर्जरी में गलती हुई थी। ब्योमकेश ने अरुण से पूछा, आप क्या कहते हैं अरुण बाबू? अरुण ने सिर उठाया। उसकी आंखों में कुछ था, डर या गुस्सा कहना मुश्किल। उसने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो नर्सरी संभालता हूं। पिताजी के मरीजों से मेरा कोई संबंध नहीं। ब्योमकेश ने फिर बैजनाथ को बुलाया। बैजनाथ, उस रात डॉक्टर साहब के कमरे में चाय रखी थी, क्या तुमने कोई और चीज रखी थी? बैजनाथ ने कहा, बस चाय और 1 गिलास पानी। कमरे में जाते वक्त दरवाजा खुला था? हाँ, डॉक्टर साहब अंदर गए, मैं चाय रखकर बाहर आ गया, उस वक्त दरवाजा खुला ही था। फिर मैं सीढ़ियों से नीचे जाते वक्त पीछे मुड़कर देखा, तब तक डॉक्टर साहब ने दरवाजा बंद कर लिया था। तुमने उन्हें कुंडी लगाते देखा? नहीं, पर मुझे कुंडी की आवाज सुनाई दी थी, खट की आवाज। ब्योमकेश ने मुझे एक तरफ ले जाकर कहा, अजित, यहां कुछ गड़बड़ है। बैजनाथ ने कुंडी की आवाज सुनी, मतलब डॉक्टर साहब ने अंदर से कुंडी लगाई थी। फिर वो मारे गए, फिर हत्यारा कैसे बाहर आया? अगर हत्यारा कमरे के अंदर ही था तो उसे बाहर निकलने के लिए कुंडी खोलनी पड़ती, पर कुंडी खुली नहीं थी, वो बंद थी। मतलब हत्यारे ने कुंडी लगाई ही नहीं थी, वो डॉक्टर साहब ने लगाई थी। इसलिए हत्यारा उस समय कमरे में नहीं था जब डॉक्टर साहब ने कुंडी लगाई थी। तो हत्यारा बाद में आया? बिल्कुल, यानी कोई ऐसा रास्ता था जिससे हत्यारा कुंडी बंद होने के बाद अंदर घुसा और फिर बाहर निकल गया, बिना कुंडी खोले। मैं हैरान था, लेकिन ऐसा कोई रास्ता तो है नहीं। ब्योमकेश ने कहा, है अजित, बस हमने उसे अभी तक देखा नहीं। चलो, एक बार फिर से हर चीज की जांच करते हैं।
हम दूसरी बार कमरे में गए। इस बार ब्योमकेश ने दीवारों को बहुत ध्यान से देखा। उसने एक एक ईंट को टटोला। उसने फर्श पर पड़े एक पुराने कालीन को उठाया। नीचे सिर्फ पक्का फर्श था, कोई खोल नहीं। फिर उसने छत की तरफ देखा। छत में एक पंखा लगा था, पुराना, धीरे धीरे चल रहा था। पंखे के पास एक छोटी सी झरोखा था, शायद हवा आने के लिए, पर वो इतना छोटा था कि उसमें से कोई इंसान नहीं गुजर सकता था। ब्योमकेश ने मेज को खिसकाया। मेज के नीचे एक चाकू मिला, खून से सना हुआ, वही चाकू जिससे गला काटा गया था। चाकू पर उंगलियों के निशान नहीं थे, किसी ने कपड़े से पकड़कर इस्तेमाल किया था। ब्योमकेश ने चाकू को देखा, फिर बोला, ये चाकू डॉक्टर साहब के अपने सेट का है। यही चाकू उनकी सर्जरी की ट्रे में होता था। सत्येंद्र बाबू ने कहा, मतलब हत्यारा घर का कोई है? ब्योमकेश ने कहा, संभव है, या कोई ऐसा जो इस घर में आता जाता रहता था। फिर उसने मेज पर रखी किताबों को देखा। उनमें से एक किताब के पन्ने पर निशान लगा था। उसने वो किताब उठाई, मर्डर ऑफ द ओरिएंट एक्सप्रेस, अगाथा क्रिस्टी का उपन्यास। ब्योमकेश मुस्कुराया। देखो अजित, डॉक्टर साहब बंद कमरे की हत्या पर किताब पढ़ रहे थे। शायद उन्हें पता था कि उनकी हत्या भी ऐसे ही होगी। मैंने कहा, यह तो बहुत अजीब है। ब्योमकेश ने किताब के उस पन्ने को पढ़ा जहां निशान था। वहां पर एक पंक्ति पर गोला बनाया गया था, कभी कभी सबसे असंभव जवाब ही सबसे सही होता है। ब्योमकेश ने किताब बंद की। चलो, अब हम डॉक्टर साहब के अतीत में झांकते हैं। हमने शहर के अस्पतालों, दोस्तों और मरीजों से बात की। एक नाम बार बार आया, श्रीमान नरेश चंद्र मुखर्जी। ये एक बड़े उद्योगपति थे। 5 साल पहले डॉक्टर हरनाथ ने उनकी पत्नी की सर्जरी की थी। सर्जरी के दौरान कुछ गड़बड़ हुई और पत्नी की मौत हो गई। नरेश बाबू ने डॉक्टर पर केस किया था, पर केस डॉक्टर ने जीत लिया था। तब से नरेश बाबू ने जहर उगलना शुरू कर दिया था, मैं उस डॉक्टर को मार डालूंगा। हम नरेश बाबू के घर गए। वो बहुत बड़े बंगले में रहते थे। हमसे मिलने से पहले उन्होंने 10 मिनट वेट कराया। फिर जब मिले तो उनके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, बल्कि वो मुस्कुरा रहे थे। ब्योमकेश ने पूछा, आप जानते हैं कि डॉक्टर हरनाथ सेनगुप्ता की हत्या हो गई? नरेश बाबू ने कहा, अखबार पढ़ा? अच्छा हुआ, उसने मेरी पत्नी को मारा था, अब उसे उसकी सजा मिल गई। क्या आपने उसे मारा? नरेश बाबू जोर से हंसे। मैं तो उस रात अपने घर पर था, मेरे नौकर गवाह हैं। इसके अलावा मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि पुलिस को सबूत दे दूं। ब्योमकेश ने उनकी आंखों में देखा, फिर कहा, ठीक है, पर अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो हम जान लेंगे। हम वहां से निकले। मैंने पूछा, क्या आपको लगता है उसने किया? ब्योमकेश ने कहा, नहीं, वो आदमी बहुत गुस्सैल है, पर वो इतना चालाक नहीं है कि बंद कमरे की हत्या कर सके। कोई और है, ज्यादा समझदार, ज्यादा ठंडे दिमाग वाला। अगले 2 दिन हम और भी लोगों से मिले। हम डॉक्टर साहब के सहकर्मियों से मिले, उनके मरीजों से मिले, उनके रिश्तेदारों से मिले। हर कोई डॉक्टर साहब की तारीफ कर रहा था। बहुत अच्छे इंसान थे, कभी किसी को मना नहीं किया, मुफ्त में इलाज करते थे गरीबों का। पर एक नाम फिर सामने आया, श्रीमान हर्षवर्धन। ये एक मरीज था जिसकी टांग काटनी पड़ी थी क्योंकि डॉक्टर साहब ने गलत इलाज किया था। हर्षवर्धन अब लंगड़ा कर चलता था। वो अक्सर डॉक्टर साहब के घर के बाहर आकर गालियां देता था। हम हर्षवर्धन के घर गए। वो एक छोटे से कमरे में रहता था, बहुत गरीब। उसकी आंखों में नफरत थी, पर वो भी कमजोर था। लंगड़ा आदमी एक छड़ी के सहारे चलता था। क्या वो दूसरी मंजिल पर चढ़ सकता था? मुश्किल था। फिर भी ब्योमकेश ने उससे पूछा। हर्षवर्धन ने कहा, मैं चाहता था कि वो मरे, पर मैंने नहीं मारा। उस रात मैं अपनी बीवी के साथ था, पूजा कर रहा था। हमने उसकी पत्नी से पूछा, उसने पुष्टि की, तो हर्षवर्धन बाहर था। तीसरे दिन ब्योमकेश बहुत देर तक कमरे में बैठा रहा। वो घंटों सिर्फ सोचता रहता, आंखें बंद किए, कभी कभी चलता, कभी दीवार पर उंगली से कुछ लिखता। मैंने उसे परेशान नहीं किया। मैं जानता था, जब वो इस तरह सोचता है तो जवाब निकलकर ही रहता है। शाम को वो अचानक उठा। उसने मुझसे कहा, अजित, चलो, मुझे एक बात समझ में आई है। क्या? हत्यारा उसी घर में है, उन्हीं 5 लोगों में से एक है, परिवार वालों में। और मुझे पता है कि उसने यह हत्या कैसे की। मैं चौंका। कैसे?
दरवाज़ा अंदर से बंद था, तो हत्यारा अंदर कैसे गया? ब्योमकेश ने कहा। वो अंदर गया ही नहीं, वो पहले से ही अंदर था। पर दरवाज़ा बंद था, अगर वो अंदर था तो बाहर कैसे आया? ब्योमकेश ने मुस्कुराकर कहा। वो बाहर आया ही नहीं, वो अभी भी अंदर है। क्या? कमरा तो खाली है। कमरा खाली है अजीत, पर हत्यारा अब भी उसी कमरे में है। जरा सोचो, हमने कमरे की तलाशी ली, पर क्या हमने हर चीज को देखा? हाँ तो हमने तो। ब्योमकेश ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे उस कमरे में ले गया। वहां उसने मेज के पास खड़े होकर कहा, यहां से देखो, फर्श पर खून के धब्बे हैं, पर ध्यान से देखो तो पता चलेगा कि खून के धब्बे दरवाजे की तरफ पड़ते हैं। मतलब लाश को हिलाया गया था, या फिर हत्यारे ने कुछ और किया था। फिर वो दीवार की तरफ गया। उसने दीवार पर हाथ फेरा और अचानक उसकी उंगली एक जगह अटक गई। दीवार पर एक सीम थी, जैसे कोई दरार हो, पर यह कोई साधारण दरार नहीं थी। ब्योमकेश ने अपनी उंगलियां उस सीम में डालीं और धीरे से खींचा, और फिर एक पूरी दीवार का टुकड़ा खिसक गया। मैं हैरान रह गया। दीवार में एक गुप्त दरवाजा था, इतना सूक्ष्मता से बनाया गया कि सीम देखना मुश्किल था। इस दरवाजे के पीछे एक छोटी सी कोठरी थी, बिल्कुल अंधेरी। ब्योमकेश ने टॉर्च चलाई। कोठरी में एक कुर्सी थी, एक पानी का गिलास और एक खून से सना हुआ कपड़ा। देखा अजीत, हत्यारा इसी कोठरी में छिपा था। जब डॉक्टर साहब अंदर आए और उन्होंने दरवाजा बंद किया, तब हत्यारा पहले से ही इस कोठरी में था। फिर जब डॉक्टर साहब मेज पर बैठे, हत्यारा कोठरी से निकला, उनका गला काटा और फिर वापस कोठरी में चला गया। फिर जब बैजनाथ ने दरवाजा तोड़ा तो भगदड़ में हत्यारा कोठरी से निकलकर बाहर आ गया और लोगों के बीच घुल मिल गया। मैं स्तब्ध था। पर यह कोठरी किसे पता थी? ब्योमकेश ने कहा, जो इस घर में बड़ा हुआ हो उसे पता होगी। ये कोठरी शायद पुराने समय में खजाना रखने के लिए बनाई गई थी। डॉक्टर साहब को भी इसके बारे में पता था या नहीं, पर हत्यारे को जरूर पता था। हम बाहर आए। ब्योमकेश ने सभी को इकट्ठा किया। उसने उस गुप्त दरवाजे के बारे में बताया। सबके चेहरे हैरान थे, कुछ सच में हैरान, कुछ नकली। फिर ब्योमकेश ने कहा, अब मैं जानता हूं कि हत्यारा कौन है, पर उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। उसने अपनी उंगली उठाई और इशारा किया अरुण सेन गुप्ता की तरफ। अरुण का चेहरा सफेद पड़ गया। मैं? आप पागल हैं, मैं अपने पिता को क्यों मारूंगा? ब्योमकेश ने शांति से कहा, क्योंकि आपके पिता ने आपकी मां को मारा था। सन्नाटा छा गया। नलिनी देवी चिल्ला उठी, ये झूठ है। ब्योमकेश ने उनकी तरफ देखा। नहीं नलिनी देवी, ये झूठ नहीं है। आप जानती हैं और अरुण भी जानता है। असली नलिनी देवी, जो डॉक्टर साहब की पहली पत्नी थी, उनकी मौत कोई दुर्घटना नहीं थी, उन्हें जहर दिया गया था। आप तो दूसरी पत्नी हैं। अब सब हैरान थे। ब्योमकेश ने आगे कहा, मैंने पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले। डॉक्टर हरनाथ सेन गुप्ता की पहली पत्नी का नाम था श्रीमती विमला सेन गुप्ता। वो अरुण की असली मां थी। सन 1920 में उनकी मौत हो गई थी। फूड पॉइजनिंग बताकर मामला दबा दिया गया था, पर असल में उन्हें जहर दिया गया था। जहर उनके पति ने ही दिया था ताकि वो दूसरी शादी कर सके। अरुण को ये बात पता चल गई थी। कैसे, ये वही बताएगा। अरुण की आंखों से आंसू बहने लगे। वो टूट गया। उसने कहा, मैंने अपनी मां को मरते देखा था। मैं छोटा था, पर मुझे याद है उस रात पिताजी ने उनके दूध में कुछ मिलाया था। मैंने पूछा था, पिताजी मां को क्या हो गया? उन्होंने कहा, कुछ नहीं, वो सो रही हैं। पर वो सो नहीं रही थी, वो मर रही थी। तो आपने बदला लिया? अरुण ने कहा, मैंने सालों सोचा। पिछले महीने मुझे वो गुप्त कोठरी मिली जो मेरे दादा के जमाने की थी। मैंने प्लान बनाया। उस रात मैं पहले से कोठरी में छिप गया। पिताजी आए, कुंडी लगाई, किताब पढ़ने लगे। मैं बाहर आया, उन्होंने मुझे देखा पर चिल्ला नहीं सके। मैंने वो चाकू, उन्हीं के सर्जरी वाला चाकू, उनके गले पर चला दिया। फिर मैं वापस कोठरी में चला गया। जब दरवाजा टूटा और सब अंदर घुसे, मैं भी उनके साथ बाहर निकल आया। आपकी मां के मरने का सबूत? अरुण ने अपनी जेब से एक पुरानी डायरी निकाली। ये मेरी मां की डायरी है। उन्होंने लिखा था, मेरा पति मुझे मार डालेगा। उसने पहले ही कह दिया है, अगर मैं मर गई तो समझना उसी ने मारा। ब्योमकेश ने डायरी ली, उसे पलटा, फिर सत्येंद्र बाबू को दे दी। ये सबूत काफी है। अरुण बाबू, आपको हत्या का दोषी माना जाएगा, पर जज साहब आपकी मां की कहानी भी सुनेंगे। अरुण ने हाथ बढ़ा दिए। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। हम बाहर आए। रात थी। ब्योमकेश चुपचाप चल रहा था। मैंने पूछा, आपको कैसे पता कि अरुण ने किया?
ब्योमकेश ने कहा, 3 चीजों से। पहली, वो गुप्त कोठरी, घर में रहने वाला कोई ना कोई उसे जानता ही होगा। दूसरी, मोमबत्ती। जब मैंने पूछा कि वो रात कहाँ था, उसने कहा, नीचे बगीचे में। पर बगीचे से दूसरी मंजिल के कमरे तक जाने में कम से कम 2 मिनट लगते हैं, और हत्या के समय 10:30 बजे बैजनाथ ने कुंडी की आवाज सुनी थी। उसके बाद अगले ही पल उसने दरवाजा तोड़ा। उस 2 मिनट में अरुण बगीचे से ऊपर नहीं आ सकता था, इसलिए वो पहले से ही ऊपर था, मतलब कोठरी में। तीसरी चीज? तीसरी उसका व्यवहार। वो हर वक्त डरा हुआ लग रहा था, पर अपने पिता के मरने का दुख नहीं, बल्कि पकड़े जाने का डर। और जब मैंने उसकी मां के बारे में पूछा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर वो रो नहीं सकता था, क्योंकि वो अपना रहस्य छुपाने में व्यस्त था। मैंने कहा, तो केस बंद? ब्योमकेश ने कहा, बंद। हर सवाल का जवाब मिल चुका है। गुप्त दरवाजा मिल गया, हत्यारा गिरफ्तार हो गया, और डॉक्टर साहब का असली चेहरा भी सामने आ गया। ये बंद कमरे की हत्या थी, पर असल में कमरा कभी बंद था ही नहीं, बस हमें देखना नहीं आता था। हम मोटर गाड़ी में बैठकर बैरकपुर लौट रहे थे। रात का सन्नाटा था। मैं सोच रहा था, एक बेटे ने अपने पिता को क्यों मारा? प्यार के लिए, या नफरत के लिए, या फिर उस सच्चाई के लिए जिसे दुनिया ने नजरअंदाज कर दिया था? ब्योमकेश ने मेरे विचारों को भांपते हुए कहा, अजित, हर हत्या के पीछे एक दर्द होता है, पर न्याय का रास्ता हत्या नहीं है। अरुण ने गलत किया, चाहे उसकी मां के साथ कितना भी अन्याय हुआ हो। हम सिर्फ सच खोजते हैं, सजा देना कानून का काम है। मैं चुप रहा। गाड़ी अंधेरे में आगे बढ़ रही थी, और मेरे मन में सिर्फ एक ही बात थी, बंद कमरे का खून खुल गया। कैसी लगी ये कहानी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। अब सब्सक्राइब करने में देर मत करो, क्योंकि कहानी बार बार नहीं मिलती। तो जल्दी से लाल बटन दबाओ, बेल आइकन जरूर दबाओ। चार्ली साइनिंग ऑफ।